स्वागत है दोस्तों आपका ड्रीम रीडर इंस्टीट्यूट में। तो नेटवर्क से इन कंप्यूटर में ये आज सेकंड पार्ट है। तो जो पार्ट हमारा रह गया था आईपी एड्रेस वगैरह, ये भी नेटवर्किंग का ही पार्ट है जो कंप्यूटर यूज़ करता है। ठीक है, उसे आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट को। वो पहली वीडियो अगर तुमने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो उसे देखना, तब इस वाले पार्ट को देखना, क्योंकि है ना नेटवर्क वहाँ से रिलेट करते हुए यहाँ पे आया। एक जैसे कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ऐसे ही करते करते धीरे धीरे नेटवर्क एकदम से जो तुम हाई स्पीड इंटरनेट देखते हो ना, वो एकदम से नहीं आ गया। ठीक है, उसे भी पढ़ना और तुम्हें पता चल जाएगा कहते हैं जैसे कैसे कनेक्ट होते हैं नेटवर्क्स, किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। तो ये अंडरलाइन कर लेते हैं तो थोड़ा सा ब्लैंक पेज ऊपर चला जाएगा। तो आईपी एड्रेस तुमने सुना होगा। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस मान लो कहते हैं, सब बोलते होगे कहते हैं आईपी एड्रेस ट्रैक हो जाएगा कंप्यूटर का अगर तुम कुछ उल्टा सीधा काम करोगे, है ना। तो होता क्या है बेसिकली ये एड्रेस? आईपी एड्रेस वो चीज़ है, मतलब मैं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, अगर चलो मैं लिखा देता हूँ आईपी एड्रेस की। पहले डेफिनेशन पहले बता देता हूँ, उसके बाद आईपी एड्रेस की डेफिनेशन लिखाऊंगा। आईपी एड्रेस तो आईपी एड्रेस है ना, हर एक उस डिवाइस को दिया जाता है जो इंटरनेट, जो टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होता है, जो इंटरनेट यूज़ करता है। जैसे तुम्हारे कहते हैं आजकल तो कंप्यूटर सिस्टम्स का भी आईपी एड्रेस होता है, और तुम देखते होगे कहते हैं ईएमआई नंबर होता है मोबाइल्स का, इसको भी एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है मोबाइल्स को भी। तुम जब नीचे कनेक्ट करते हो तो आईपी एड्रेस भी होता है तुम्हारा। एक तुम बात करोगे डीएनएस नंबर भी होता है, वो भी आगे मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस मतलब जो भी मोबाइल इन नेटवर्क को कनेक्ट करता है। अब नेटवर्क क्या हो गया? नेटवर्क मैंने तुम्हें समझाया है पीछे, नेटवर्क क्या है। जब एक डिवाइस को जब तुम दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करते हो उसे नेटवर्किंग कहते हैं। जब इसको बड़े लेवल पे यूज़ करते हो तो एक बड़े लेवल का इंटरनेट होता है। अब पर्टिकुलरली कहते हैं, पता नहीं है ना कहते हैं नेटवर्क को, नेटवर्क इतना होशियार नहीं है कहते हैं कि तुम ये चीज़ बोल रहे हो तो तुम्हें यही चीज़, तुमने सोचा क्या था तुम क्लिक करते हो तो तुम्हें ही चीज़ वो क्यों दिखती है, कुछ और क्यों नहीं दिखता? मतलब तुमने कहते हैं सरकारी रिजल्ट की साइट खोली वैकेंसीज देखने के लिए, तो सरकारी रिजल्ट ही क्यों खुली है, कोई और साइट क्यों नहीं खुल गई? क्योंकि नेटवर्किंग के अंदर कहते हैं ये चीज़ सेट है। जब तुम किसी चीज़ को क्लिक करोगे वो नेटवर्क कनेक्ट होगा। पर्टिकुलरली जैसे तुम्हारे आईपी एड्रेस ने जो इंस्ट्रक्शन दी है नेटवर्क को, मान लो तुम्हारा आईपी एड्रेस कुछ है डॉट 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 करके, मैं वो भी बताऊंगा आईपी एड्रेस 4 और आईपी एड्रेस 6 में क्या डिफरेंस होता है, उसमें नहीं जाएंगे। तो मान लो तुम्हारा आईपी एड्रेस है, तुम्हारे आईपी एड्रेस से ये इंस्ट्रक्शन गई है नेटवर्क को कि ये सरकारी रिजल्ट खोलना चाह रहा है, तो वहाँ से क्या कहते हैं जो नेटवर्क होता है वो तुम्हें सरकारी रिजल्ट की सरकारी वेबसाइट पे लेके जाता है। ये होता है कहते हैं नेटवर्किंग का काम, इसलिए आईपी एड्रेस अलॉट किए जाते हैं। जितने भी डिवाइसेस हो गए जो नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं उनको आईपी एड्रेस कनेक्ट दिया जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी। ईच डिवाइस when connect to the network is given an address to communicate the address is called as an IP address। ठीक है, बस यहीं खत्म हो गई। अब इसे रटने मत बैठ जाना, क्या कहता है आईपी एड्रेस की डेफिनेशन नहीं आएगी वहाँ पे। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि तुम्हें पता रहे आईपी एड्रेस होता क्या है। ठीक है, जो भी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होगा उसे आईपी एड्रेस दिया जाता है, और जो उसे नंबर दिया जाता है उसी को आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक, तुमने नाम सुना होगा नेटवर्क अडेप्टर का। क्या? नेटवर्क अडेप्टर। और एनआईसी। ठीक है, इसी की फुल फॉर्म में बता देता हूँ।
इसकी फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। तो ये क्या होता है? नेटवर्क अडेप्टर और एनआईसी, ये एक पीस ऑफ हार्डवेयर होता है, ये हार्डवेयर के कैटेगरी के अंदर जाता है। ये फिजिकली कनेक्ट होता है कहते हैं कंप्यूटर से, ठीक है, जो नेटवर्क को रिसीव करता है, ठीक है, रिसीव नहीं करता, बेसिकली कहते हैं नेटवर्किंग के लिए एक डिवाइस है जो हार्डवेयर के पार्ट के अंदर आता है, वो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, ठीक है। बस तुम्हें पता होना चाहिए क्या कहता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये कलेक्ट कहाँ होता है, ठीक है, ये और किस लिए यूज़ होता है। बेसिकली अगर तुमसे पूछा जाएगा तो फिर ये पूछा जा सकता है एनआईसी की फुल फॉर्म, नेटवर्क हार्डवेयर कंट्रोलर की, ठीक है, इंटरफेस कंट्रोलर। अब इसके बाद तुमने वर्ड सुना होगा रिपीटेटर का, क्या? रिपीटर का। रिपीटर किसे कहते हैं? रिपीटर है ना, एक वो डिवाइस है जो तुम्हारे सिग्नल को स्ट्रेंथ भी करता है और डिग्रेड भी करता है सिग्नल को और पास भी कराता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रिपीटर एक वो डिवाइस है जो तुम्हारे सिग्नल को स्ट्रेंथन भी करता है और डिग्रेड भी करता है और उसे पास कराने के लिए, ठीक है, ठीक है कि नहीं है? अब तुम सोचोगे क्या है ये बता क्यों रहे हो हमें, मतलब ये आएगा क्या? अब तुमसे मान लो क्या कहते हैं, पूछ लेते हैं क्या कहते हैं नेटवर्किंग का कौन सा डिवाइस है, तुम्हें पता होना चाहिए रिपीटेटर है वो नेटवर्किंग से रिलेटेड डिवाइस है। ये करता क्या है, सिग्नल को बाईपास कराता है और सिग्नल को डिग्रेड करता है और सिग्नल की कहते हैं स्ट्रेंथ होती है उसको बढ़ाता है, ठीक है। अब इसी के अंदर आ जाता है, बस तुम सुनना इसे, तुम्हें सिर्फ याद हो जाएगा, सुनोगे वैसे ही। 2 बार वीडियो को देखना, हफ्ते में 1 बार रिवीजन कर लोगे ना, जितना को वो है उतने में ही काम हो जाएगा तुम्हारा। इसके बाद होता है ब्रिज। अभी ब्रिज क्या है? जैसे पुल होता है ना, पुल होता है वैसे ही ये काम करता है 2 डिवाइस के बीच में। मान लो 2 कंप्यूटर है, उसके बीच में जब वो कनेक्ट करता है उसे ब्रिज बोलते हैं। क्या हो गया, एक जैसे मान लो कहते हैं नदी के उस पार जाना होता है, पुल बनाते हैं, एक दूसरे के कहते हैं लैंड मासेस को कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे की ज़मीन को कनेक्ट, दूसरी ज़मीन को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से ब्रिज काम करता है। जब दो नेटवर्क सेगमेंट, जो नेटवर्क के मान लो एक नेटवर्क की है दूसरा नेटवर्क किया है, उन दोनों को कनेक्ट किससे कराओगे? उसे एक ब्रिज से कनेक्ट कराते हैं, ठीक है, उसको ब्रिज बोलते हैं। एक तरीके का डाटा लिंकर होता है, कहते हैं मान लो 2 नेटवर्क है, एयरटेल और जियो का नेटवर्क है, जब उसे लिंक कराओगे तो उसे ब्रिज फॉर्म में लिंक कराते हैं, ठीक है। अब तुमने वर्ड सुना होगा राउटर का, क्या? राउटर। आजकल, ठीक है, राउटर किस लिए यूज होता है? राउटर वर्क करता है 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क सेगमेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करने पे लेयर बाय लेयर। तो मैं इसको बता देता हूँ, इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। टू कनेक्ट 2 और मोर नेटवर्क सेगमेंट किस पे काम करती है? वर्क ऑन लेयर टू लेयर। ठीक है। राउटर का क्या काम होता है? 2 या 2 से ज़्यादा कहते हैं नेटवर्क होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। और लेयर बाय लेयर क्यों करते हैं? क्योंकि जो हाई स्पीड इंटरनेट होता है ना, मान लो क्या कहते हैं, तुमने जो पहले के टाइम पे कहते हैं सब बोलते थे राउटर कनेक्ट करना है, राउटर कनेक्ट करना है। कईयों के अंदर आजकल प्री इंस्टॉल आता है, जैसे लैपटॉप हो गए, उसके अंदर राउटर की ज़रूरत नहीं पड़ती नेट चलाने के लिए, प्री इंस्टॉल आता है उसके अंदर। कई डिवाइसेस हो गए सीपीयू के अंदर प्री इंस्टॉल आता है, ठीक है। राउटर बेसिकली क्या कहता है 2 या 2 से ज़्यादा सेगमेंट को कहते हैं नेटवर्किंग के अंदर यूज़ होता है, बस इतना याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। अब इसके बाद आ जाता है गेटवे के ऊपर। जब तुम फॉर्म भरते हो, किसी ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है अपना, जब तुम एसएससी वगैरह का फॉर्म भरोगे तो क्या कहता है पेमेंट गेटवे आता है, उसके ऊपर लिखा होता है पेमेंट गेटवे। वो क्या काम करता है? एक गेटवे है ना, एक प्लेटफॉर्म बना के देता है तुम्हें। मान लो एसएससी हो गया, बैंक हो गया, अब ये दोनों क्या कहते हैं बहुत अलग अलग संस्थाएं, ठीक है। गेटवे क्या करेगा, उन दोनों के बीच में लिंक बना के देगा। और तुम्हें भी पता है कहते हैं एसएससी मतलब कोई छोटी मोटी क्या कहते हैं वो तो है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन संस्था तो है नहीं जिसके अंदर क्या कहते हैं तुम ऐसे ही सेंधमारी करके ले जाएंगे हैकर वगैरह। और बैंक में भी क्या कहते हैं ऐसी सिक्योरिटी तो होगी नहीं, इसीलिए गेटवे क्या करता है, दोनों का एक प्लेटफॉर्म देता है आपस में इंटरलिंक करने के लिए। जब जैसे पेमेंट कर रहे हो तो तुम सीधा सीधा क्या कहते हैं बैंक के पेज पे चले जाते हो, और जब पेमेंट हो जाता है तो वापस तुम एसएससी के पेज पे आ जाते हो। कैसे? ये गेटवे काम करता है अपना, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे,
याद कुछ नहीं करना है, बस तुमसे सुनना है और एक बार पढ़ लेना। गेटवे इज यूजुअली डेडिकेटेड कंप्यूटर रनिंग a gateway software that enables connection between two dissimilar network। इस वर्ड के ऊपर तुमने जोर दिया, डिसिमिलर। डिसिमिलर का मतलब हो गया एक जैसे वो सॉफ्टवेयर नहीं है। मान लो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बहुत अलग होगा, वो अबैसल सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करती है जो सिंगापुर बेस्ड है, जो सिक्योरिटीज़ होंगी, जो बेंचमार्क कहते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेट करती है, उनके ऊपर काम करेगी। बैंकिंग सेक्टर हो गया, जैसे SBI हो गया, ये सब इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स पे वर्क करती है, इनकी सिक्योरिटी भी अलग तरीके की होती है, ठीक है। और जो SSC हो गया वो एक अलग सॉफ्टवेयर पे रन करती है, ठीक है। दो डिफरेंट नेटवर्क्स को एक सिमिलर सॉफ्टवेयर के थ्रू एक सेम प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया जाता है ताकि एक दूसरे को लिंक कर सके, ठीक है। एक लिमिटेड एक्सेस के, मतलब ये थोड़ी ना है कि कहते हैं SSC वालों को जब तुम पेमेंट करने जाओगे तुम वहाँ पे कहते हैं अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते ना। इट्स लिमिटेड, तुम्हें कहते हैं सर्टेन बाउंड्रीज के तहत कहते हैं तुम्हें एक्सेस मिलता है उस पेज का, बस तुम पेमेंट ही कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं IP एड्रेस पे। बहुत सुना होगा तुमने IP एड्रेस 4 और IP एड्रेस 6। अब मैं IP एड्रेस 4, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक। तो इससे क्वेश्चन क्या उठता है? क्वेश्चन बेसिकली ये होता है कितने बाइट्स का होता है, ये होता है तुम्हारा 32 बाइट्स का, ठीक है। और एक इसलिए ज़्यादातर यूज़ होता था, ब्रॉडबैंड्स में यूज़ होता था, ब्रॉडकास्ट करने के लिए और ब्रॉडबैंड्स के फीचर्स के लिए, ठीक है। ये मोबाइल कंपैटिबिलिटी के लिए नहीं बना था IP एड्रेस 4, मोबाइल कंपैटिबिलिटी, ठीक है, ये उसके लिए नहीं बना था, ठीक है। मोबाइल कंपैटिबिलिटी के लिए नहीं बना था। और इसका पैकेट का जो साइज होता था वो कितना होता था? 756 बाइट्स का होता था। जो डेसिमल नंबर्स होते थे पैकेट साइज में, पैक साइज, जिसके डेसिमल नंबर्स होते थे, क्या है ये? 476 बाइट्स का होता था डेसिमल। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ IP एड्रेस 4 का एग्जांपल, ठीक है। और ये डेसिमल्स नंबर होते थे 756 पैकेट बाइट्स के होते थे, ठीक है। अब मान लो एग्जांपल नोट करो, 17.172.22447, यहाँ पॉइंट लगा है, ठीक है। मतलब ये 32 बाइट्स का कैसे होता है? ये तुम्हारा 8 बाइट का हो गया। जब बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से जब तुम बाइनरी बनाना सीख जाओगे ना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा 8 बाइट्स का कैसा है। लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस के अंदर नहीं है। 8 बिट्स का ये हो गया, सेम एज 8 बिट्स का ये हो जाएगा, और ये भी 8 बिट्स का हो जाएगा, ये भी 8 बिट्स का। जब इन सबको जोड़ोगे कितना होता है? 8 4 जा 32 बाइट्स बन जाएगा तुम्हारे, ठीक है। अब ये है ना, क्या कहता है, पुराना हो गया था। अब इंजीनियर्स को लगा कि कोई जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं नेटवर्किंग के अंदर, उन्हें लगा मार्केट के अंदर कुछ तो नया आना चाहिए, इसीलिए वो लेके आ गए IP एड्रेस 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है। ये कब आया था, कौन सी ईयर में? 1999 में। ये बेसिकली इसी को एक नाम से और जाना जाता है, उसे बोलते हैं नेट जनरेशन, क्योंकि तुमने देखा होगा 1999 से ही कहते हैं इंटरनेट ज़्यादा फेमस हो गया था, इसीलिए इसे नेट जनरेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेट जनरेशन।
हो गई है यहाँ पे, बीच में जी आ गया था गलती से। अरे यार आजा पेन एंड जनरेशन, ठीक है। इस टाइम तक फेसबुक गूगल वगैरह आ चुके थे। और ये कितने बाइट्स का होता है? ये होता है तुम्हारा 120 बाइट्स का, ठीक है। और जो इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल कहते हैं नंबर्स के अंदर ये परफॉर्म करता है, ठीक है। और ये मोबाइल्स के अंदर कंपैटिबल था। अब तुम सोचोगे क्या है सर IP एड्रेस 4 भी मोबाइल के अंदर कंपैटिबल हो जाता है, लेकिन है ना जब तुम वाईफाई यूज़ करते हो तो IP एड्रेस 4 पे रन हो जाता है वो, ठीक है। जो तुम्हारे मोबाइल्स होते हैं वो IP एड्रेस 6 पे रन होते हैं, जो ज़्यादातर होते हैं मोबाइल कंपैटिबिलिटी। और इसको जो ब्रॉडबैंड फीचर था वो डिसेबल हो गया था इससे, ठीक है। अब तुम सोचोगे कहता है IP एड्रेस 6 लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तुम ये देखोगे क्या कहता है इसके अंदर जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, मतलब तुम एक बाइक या कार लेते हो, मान लो कहते हैं तुम कहीं से हो, मान लो तुम हरियाणा से हो और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से, HR26 है, HR26 हरियाणा का यही है ना। उसके बाद AB हो गया, 4 डिजिट का नंबर हो गया, ये B खत्म हो जाता है तो यहाँ पे आ जाता है ये तुम्हारा C आ जाएगा। ऐसे करते करते ये सारी कॉम्बिनेशंस है ना एक लिमिट तक ही होते हैं। तुम्हें पता जन पॉपुलेशन कितनी है, इसीलिए कहते हैं जब IP एड्रेस 6 को बनाया गया उसके अंदर उन्होंने अल्फ़ाबेट्स भी ऐड करे। अब मैं तुम्हें कहते हैं एग्जांपल देता हूँ IP एड्रेस 6 का, FE80 D4A8 6435 D2D8 D9 F3611। ये एक एग्जांपल है IP एड्रेस 6 का, ठीक है। जब तुम इसे कैलकुलेट करोगे ये तुम्हारा 128 बाइट्स आ जाएगा, ठीक है। और इसमें 0 to 9 के अल्फ़ाबेट सारे यूज होते हैं, ठीक है। होप तुम्हें समझ में आया होगा IP एड्रेस 4 और IP एड्रेस 6 के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया, आ ही गया होगा, अगर नहीं आया जैसे वो वीडियो को रिवाइंड करना। अब तुमने सुना होगा TPC। अब ये TPC क्या है? TPC की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मतलब इतने सारे प्रोटोकॉल, मतलब जो प्रोटोकॉल होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं। अब तुमसे कहते हैं शायद CGL के अंदर इस ईयर ही आएगा, सो कहते हैं ऑप्शन से पूछ लिया था, कहता है इसमें से बता प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है, कौन सा है प्रोटोकॉल, ठीक है। TCS कुछ भी पूछ सकता है। 2 तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं तुम्हारे नेटवर्किंग के अंदर, ठीक है। कौन कौन से? एक TCP और UDP, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। और TCP की क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ठीक है कि नहीं है? TCP है ना, ये तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा, ये ज़्यादातर यूज होता है। मान लो क्वेश्चन तुमसे पूछता है कि आता है इनमें से बताओ प्रोटोकॉल कौन सा है। अब तुम्हें IP दे देगा, TCP दे देगा, FTPP दे देगा, सब में PP आ रहा होगा पीछे। तुम सोचोगे कहते हैं सब में PP आ रहा है, कन्फ्यूज जिसने पढ़ा होगा वो TCP मार्क कर देगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो पता नहीं क्या मार्क करेगा, ठीक है। इसीलिए मैं टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि CGL के अंदर भी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज बोला गया था और इसके अंदर भी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, लेकिन स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम होगा पता नहीं। लेकिन अगर क्योंकि वैकेंसीज कम है तो शायद पेपर हार्ड बने तो कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। जो TCP है ना, मैं इनके यूजेस बता दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कहते हैं थोड़ी सी बातें याद रहे, इनकी फुल फॉर्म याद रहे और तुम्हें पता हो गया था TCP क्या होता है। मतलब ऐसा ना हो गया था तुम पेपर में देखो कहते हैं क्वेश्चन ही नहीं आता तुम्हें कंप्यूटर का।
टीसीपी के अंदर ना बेसिकली क्या होता है, ज़्यादातर यही यूज़ होता है। इसमें गारंटेड फ्लो ऑफ प्रोटोकॉल की होती है, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब तुम कोई चीज़ है, मान लो कोई मेहमान आया, वो उसको पता है क्या, तो वो कहाँ तक जा सकता है। अब वो तुम्हारे घर पे आके तिजोरी तुम्हारी खोलने तो नहीं लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो कहते हैं गारंटीड डाटा ट्रांसिट होता है, मतलब जिसके पास, मतलब टीसीपी के थ्रू अगर डाटा ट्रांसफर होगा तो एक कंट्रोल फॉर्मेट में होगा, जितना तुम कहोगे उतना ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो फ्लो, जो डाटा का फ्लो होगा ना, वो तुम्हारे कंट्रोल में होगा, और ज़्यादातर लोग इसीलिए यूज़ करते हैं। और जो यूडीपी होता है, इसके अंदर क्या कहता है, फ्लो कंट्रोल का फ्लो है ना, तुम्हारे हाथ में नहीं होता, ठीक है, और गारंटीड भी नहीं होता, इसीलिए इसे लोग बहुत कम यूज़ करते हैं यूडीपी को, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं, कहाँ गया पेन, सोर्स होस्ट के ऊपर एंड डेस्टिनेशन होस्ट। एक तुमने नाम सुना होगा अपने मोबाइल के अंदर डीएनएस का, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डोमेन नेम सर्विस या सिस्टम, दोनों कर लो, दोनों सेम होता है, सिस्टम, दोनों बोले जाते हैं, सिस्टम भी और सर्विस भी। अब ये करता क्या है, जिसको पता होगा उसको पता है, अच्छी बात है, नहीं पता तो अपने मोबाइल के अंदर जाना, सेटिंग्स के अंदर, और उसके अंदर सर्च करना डीएनएस, उसके अंदर आ जाएगी तुम्हारी डोमेन नेम से, डीएनएस ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है, जब तुम उसके ऊपर क्लिक करोगे। ये बेसिकली काम क्या करता है, तुमने कभी सोचा है? खोल के देखना अपने मोबाइल के अंदर, अगर तुम इसके नीचे है ना, तुम्हारा एक आईपी एड्रेस दिया होगा, उसके बाद तुम अपना नाम ऐड कर दोगे ना, मेकिंग, ये तुम्हारी है ना रिक्वेस्ट को, मान लो तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो इंटरनेट से कि मुझे एसएससी की साइट पे लेके जा, लेकिन वो एसएससी साइट पे है ना ले जाके वो तुम्हें कहीं और लेके जाता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें एसएससी की साइट पे लेके जाता है, मतलब पहले एडवर्टाइजमेंट खुल रहा है, उसके बाद तुम्हें एसएससी की साइट दिख रही है, जब तुम उसे एडवर्टाइजमेंट को बंद कर रहे हो, और यही चीज़ तुम्हें गुस्सा दिला रही है। तुम क्या करोगे, आईपी एड्रेस पे कहते हैं वो जो भी कहते हैं डाल दोगे अपना नेम वगैरह, और तो है ना क्या हो जाएगा उससे, जब तुम कहते हो उसे इंस्ट्रक्शन दोगे, मान लो तुम्हें कहते हैं एसएससी की साइट पे जाना है, तो वो ऐड है ना वो आया नहीं करेगी उसके अंदर। मान लो तुमने कहता है डीएनएस के अंदर आईपी एड्रेस के अंदर ब्लॉक एड्स कर दिया लिख के, तो जितनी भी एड्स होंगी जो उसके बाई एसएससी तक पहुंचने तक आ रही होंगी, वो सारी हट जाएंगी। इसी को बोलते हैं सोर्स होस्ट और डेस्टिनेशन होस्ट। सोर्स होस्ट कौन होता है, हम होते हैं, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसे बोलते हैं सोर्स होस्ट। और डेस्टिनेशन होस्ट क्या होता है, जहाँ तक हम जाना चाहते हैं, हमारा गंतव्य, मतलब एसएससी की साइड है हमारा जाना, ठीक है, उसे डेस्टिनेशन बोलते हैं, मंजिल हमारी क्या है, ठीक है। सोचा होगा क्या कहते हैं जो व्हाट्सएप वगैरह पे कॉल हो जाती है, वो कैसे हो जाती है, वो वीओआईपी के थ्रू होती है। उसका मतलब क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। सही है प्रोटोकॉल की स्पेलिंग, सही है, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करती है, जब तुम व्हाट्सएप वगैरह पे वॉइस कॉल करते हो, ये वो चीज़ को प्रोवाइड करती है, ठीक है, सिंपल भाषा के अंदर। ज़्यादा क्या आता है गहराइयों के अंदर मत जाना, वीओआईपी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा तुमसे, या पूछ लेगा व्हाट्सएप जो कॉलिंग वगैरह करता है वो किस पे वर्क करती है, ठीक है, वो वीओआईपी पे वर्क करती है। अब आ जाते हैं वीपीएन पे, ये सबने सुना होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब चाइना जैसी जगह पे है ना वीपीएन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वीपीएन कईयों ने सुना भी होगा, जो अनवांटेड गतिविधियाँ होती हैं, जो सरकार साइट बैन कर देती है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने मान लो कोई साइट बैन कर दी, तो उसको तुम्हें एक्सेस करना है, वो कैसे एक्सेस करोगे, तुम वीपीएन अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम इलीगल काम करो, ठीक है, अगर सरकार ने बैन कर रखी है और उसके ऊपर सजा है, उस चीज़ को एक्सेस करोगे तो जेल जाओगे, मैं ना सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वीपीएन को कहते हैं
जब तुम डाउनलोड करोगे इलीगल है कहते हैं। अगर तुम मान लो कहते कोई वेबसाइट जाते हो जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रस्ट वगैरह नहीं टूटते, तो उसको एक्सेस करोगे, कोई पनिशमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। जितनी भी साइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन करती है, लोग वीपीएन करके यूज़ करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, इशू नहीं है। वीपीएन करता क्या है बेसिकली? वीपीएन जैसे कहते हैं, मान लो तुम्हारे सोर्स कोड के पास मान लो जियो है, तुम सबके पास जियो के नेट के पास जाती है साइट, मान लो कल को एसएससी बैन हो जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन करती है एसएससी को, मान लेते हैं, मतलब कोई ज़्यादा उस भाव में मत चले जाना एसएससी के, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। अगर कोई मानेगा तो फिर वो बौद्धिक रूप से कमज़ोर है, ठीक है। मान लो तुम्हें चलानी है एसएससी की साइट, फिर भी देखनी है तो वीपीएन यूज़ करना। उसके बाद वीपीएन क्या करेगा, मान लो तुम्हारी एसएससी है, तुमने कहते हैं डाला, जियो के पास रिक्वेस्ट जाएगी, एसएससी को एक्सेस करना है मुझे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दी है, तो फिर जियो तुम्हें क्या दिखा देगा, सब कुछ मतलब ब्लैंक एरर दिखा देगा या फिर कुछ भी दिखाएगा, वो उसका प्रॉब्लम है, वो तुम्हें साइट तक पहुंचने नहीं देगा। अब तुम वीपीएन क्या काम करेगा, जो एसएससी की साइट है ना, उसके बाद है ना क्या करेगा, वो एक फायरवॉल क्रिएट कर देगा। ऐसे मतलब मान लो कहते हैं एक वेबसाइट के अंदर एक जो आउटर लेयर है, मैं जैसे यहाँ पे एसएससी हो गया तुम्हारा, ये बैन है, और ये दूसरी साइड हो गई, मान लो यूपीएससी संस्था है, ये बैन हो ही नहीं सकती, कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान में लिखा हुआ है, तो है ना कहते हैं इसके ऊपर है ना एसएससी यूपीएससी टिक हो जाएगा, और जो इसके अंदर फीचर होगी वो तुम्हारी एसएससी साइड होगी, ठीक है। जो वीपीएन जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा वो पहले यूपीएससी को खोलेगा, उसके बाद जैसे ही वो कहता है गेटवे से बाहर निकलेगा, जियो जैसे ही उसे एक्सेस देगा, उसके बाद वो एसएससी की साइड पे चला जाएगा। ये करता है वीपीएन, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तुम्हें प्रोवाइड करता है, एक सिक्योरिटी फायरवॉल प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखा दूंगा, उससे तुम्हें ज़्यादा समझ में आ जाएगा, और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी आया होगा, कईयों को आया होगा, कईयों को नहीं आया होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, वीपीएन इज अ मेथड यूज्ड टू ऐड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी टू प्रोवाइड privacy to private and public network। मतलब तुमने कहता है कईयों से सुना होगा, कहता है रेलवे के जो ओपन वाईफाई होते हैं, मतलब रेलवे का तो नहीं, जो ओपन वाईफाई होते हैं कहते हैं मतलब खुले होते हैं, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर यूज़ भी करना चाहिए तो वीपीएन डाउनलोड करके यूज़ करना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा होता है, कहते हैं कुछ जो वाईफाई नेटवर्क्स होते हैं वो तुम्हारे डाटा को ट्रैक करते हैं। मान लो तुमने ओपन वाईफाई सोर्स से कहते हैं अपने बैंक अकाउंट को इंटरनेट लॉगिन किया, तो कहीं ना कहीं कहते हैं अगर कहते हैं उसकी इरादे ठीक नहीं है, तो वो तुम्हारी इंटरनेट जो बैंकिंग सर्विसेज है, जैसे लॉगिन आईडी हो गया, वो पासवर्ड, उन सबको देख सकता है, ट्रैक कर सकता है। इसीलिए ना वीपीएन यूज़ करा जाता है, कहता है ओपन सोर्स नेटवर्किंग के अंदर। जैसे ओपन वाईफाई हो गए, जब तुम यूज़ करते हो तो वीपीएन लगा के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ट्रैक भी कर रहा होगा तुम्हारे डाटा को, तो वीपीएन उसको कहते हैं, मान लो कहते हैं तुम बैंकिंग के अंदर जा रहे हो और इसके ऊपर है ना एक दूसरी वेबसाइट की एक लेयर चढ़ा देगा, ताकि है ना वाईफाई को लगेगा कि ये पर्सन इस वाली वेबसाइट पे गया है, लेकिन जब जो होस्ट सर्वर है तुम्हारा वो तुम्हें दूसरी वेबसाइट पे लेके जाएगा। समझ में आया? और वीपीएन को है ना कहते हैं डिफरेंट कंट्रीज अलाउ करती हैं। जैसे कहते हैं सिंगापुर की कंपनीज हो गई, ज़्यादातर जो वीपीएन की सर्विसेज है ना वो सिंगापुर के थ्रू ही अलाउ होती है, क्योंकि वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ा वैसा है इंटरनेट को लेके, इसलिए ज़्यादातर कंपनी बेस्ड होती है ना वीपीएन की, वो सिंगापुर बेस्ड होती हैं। और जापान बेस्ड हो गई, ऐसी कंट्रीज जो ज़्यादातर कहते हैं डेमोक्रेसी में ज़्यादा बिलीव करती हैं, ठीक है। वीपीएन तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं फायरवॉल के ऊपर। फायरवॉल क्या है? तो फायरवॉल क्या है? ये कहते हैं तरीके से नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है नेटवर्क का। मतलब कभी तुम देखना कहता है फायरवॉल लिख के आता है, जब तुम बैंक वगैरह के सॉफ्टवेयर पे जाओगे तो बेसिकली क्या कहते हैं वहाँ पे लॉक वगैरह आता है, कहते हैं ऊपर जब तुम साइड के अंदर जाओगे। तो ये है क्या? तुम ऐसा तो है नहीं कि कहते हैं बैंकिंग की साइड पे गए, जितने भी कहते हैं कस्टमर है बैंक के, सबके अकाउंट एक्सेस कर दोगे।
क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि एक फायरवॉल है उसके अंदर, सिस्टम के अंदर, कि तुम इस चीज़ के अंदर एंटर नहीं कर सकते हो। अब तुम ऐसा तो है नहीं कि कहते हैं तुमने कंप्यूटर से कहते हैं 5,000 रुपये, मतलब एक मिनट बात सोचो, मतलब तुम पैसे जमा करते हो कंप्यूटर के अंदर, वो एंटर कर देता है 5,000 रुपये। ऐसा तो है नहीं तुमने कंप्यूटर को दिखाई है 5,000 रुपये, चल ऐड हो जाए, 5,000 रुपये ऐड कर दे हमारे में। वो 5,000 रुपये कहते हैं जो कैशियर होता है वो डाल देता है, तुम्हारे अकाउंट में 5,000 रुपये बैलेंस आ जाता है। तुमने कभी सोचा कहते तुम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि गेट एक कहता है फायरवॉल बना हुआ है सिस्टम के अंदर कि तुम इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते हो। जो तुम्हारी कहता है इंटरफेस है ना, इंटरफेस मैंने कई बार बताया पिछली वीडियोस में, उसमें जाके देखना। इंटरफेस है ना, उसी को एक्सेस कर सकते हो। जो एक्सेस कहते हैं तुम्हें बैंक प्रोवाइड करती है ना, उसके अलावा ऑप्शंस को और कोई एक्सेस नहीं कर सकते तुम। मतलब जितने ऑप्शन बैंक प्रोवाइड कर रही है उतने ही एक्सेस तुम्हें मिलेंगे। उसके बाद तुम एक्सेस करना चाहो क्यों नहीं कर पाते हो? मान लो तुम बैलेंस के ऊपर क्लिक कर रहे हो उसे एडिट करने का, मान लो कहते हैं पीडीएफ की तरह एडिट करना चाह रहे हो, नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्या है, एक फायरवॉल है नेटवर्किंग के अंदर, क्या कहते हैं तुम इसके बाद एंटर नहीं कर सकते हो सिस्टम के अंदर। ठीक है, फायरवॉल क्या कहता है एक ट्रैफिक अलाउ करती है, ट्रैफिक बेस्ड नेटवर्क होता है। ठीक है, इस चीज़ के बाद इनकमिंग और आउटगोइंग पे वो एक कहते हैं बेस्ड होते हैं उनके रूट, कि इसके बाद तुम एंटर नहीं कर सकते किसी चीज़ के अंदर। ठीक, होप तुम्हें फायरवॉल समझ में आया होगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ। नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम that controls incoming and outgoing network traffic based on an defined route, डिफाइंड रूल्स, रूट नहीं रूल्स। ठीक है, अब इसी के बाद आ जाता है, होप तुम्हें फायरवॉल समझ में आया होगा। फायरवॉल नहीं समझ में आया तो एक बार जो मैंने डेफिनेशन से पहले जो बोला है उसको एक बार ध्यान से सुनना। DMZ, इसका क्या मतलब होता है? डी मिलिटराइज्ड जोन। अब तुमने क्या कहता है ये सोच रहे होगे ये आर्मी से कनेक्ट है। ये मतलब बेसिकली क्या कहता है वो पार्ट है नेटवर्किंग का, ये एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ लेयर है कहते हैं। मतलब अब तुम चाहो क्या कहता है तुम किसी मतलब किसी ना किसी अनएथिकल तरीके से, अनएथिकल का मतलब होता है जो कहता है कानून के विरुद्ध गतिविधियां होती हैं, इनएथिकल काम होता है। मतलब तुम चोरी करना हो गया, ये अनएथिकल वर्क है। ठीक है, किसी के थ्रू क्या कहते हैं सिस्टम के अंदर एंटर कर जाते हो, जो उसका मेन कोर होता है उस तक ना पहुंच पाओ, उसी के लिए कहते हैं डीमिलिटराइज। जैसे कहते हैं जोन बना देते हैं, जब पीएम की सिक्योरिटी होती है वो 3-4 जोन्स में होती है। मान लो तुम फर्स्ट लेयर सिक्योरिटी को पार कर जाते हो, सेकंड को कर जाते हो, तो थर्ड होगी उसके अंदर किसी को एंट्री नहीं मिलती है। वो क्या होता है, डीमिलिटराइज जोन बना देते हैं उसे। क्या कहते हैं इस लेवल ऑफ सिक्योरिटी के बाद कोई आ नहीं सकता, एंटर नहीं कर सकता। अब जैसे कहते हैं आतंकवादी होते हैं, उन्हें पकड़ने के लिए कहते हैं डीमिलिटराइज जोन बना देते हैं इतने एरिया को, उसके अंदर सिर्फ कहते हैं वो मतलब उन टेररिस्ट का एनकाउंटर कर रहे होते हैं। वहाँ पे जो सिविलाइज पब्लिक होती है जैसे सिविलियन होते हैं उनका जाना बैन करा देते हैं। और जैसे कहते हैं हाईली रिकमेंड, जैसे कंटोनमेंट हो गए तुम्हारे आर्मी के, उनके अंदर कहते हैं ईजिली लोग नहीं जा सकते क्योंकि मिलिटराइज जोन है वो। और उसके बाद भी कहते हैं जैसे जहाँ पे कहते हैं डॉक्यूमेंट, जैसे राष्ट्रपति भवन हो गया 2012 के बाद, निर्भया केस के बाद, उसके अंदर पहले क्या था पब्लिक चली जाती थी राष्ट्रपति भवन पे, लेकिन उसके बाद है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप लिए ताकि पार्लियामेंट तक कोई इजीली आ ना पाए। इसीलिए वहाँ पे क्या था सिक्योरिटी इतनी बढ़ाई गई, एक तरीके से उसे सिक्योरिटी प्रूफ करना किसी चीज़ को, उसे कहते हैं डीमिलिटराइज जोन करना। ठीक है, ये होता है डीमिलिटराइज का अंदर। तो इसका नेटवर्किंग के अंदर क्या पार्ट है, जैसे नेटवर्किंग के अंदर भी कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी कहते हैं जहाँ तक नॉर्मल पब्लिक ना पहुँच पाए, जो कहते हैं हैकर्स वगैरह होते हैं वो पहुँच ना पाए, इसीलिए वहाँ पे एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन करी जाती है। ठीक है, और वहाँ तक कोई जाएगा वो जेल ही जाएगा फिर। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर। प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है?
अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, कहते हैं मान लो एक कहते हैं कॉलम लिख के आता है गार्जियन और पेरेंट्स का। मान लो तुम अपने चाचा के यहाँ रहते हो, जब भी कहते हैं मान लो तुम्हारे टेस्ट के अंदर कम नंबर आते हैं, टीचर कहता है इस टेस्ट पे अपने गार्जियन का साइन करा के लेके आना। एक तरीके से ऑन अ बिहाफ ऑफ तुम्हारे कहते हैं तुम्हारे पेरेंट के बिहाफ पे तुम्हारे कहते हैं चाचा जी, मतलब मान लो जिसके यहाँ तुम रह रहे हो वो साइन करता है पेपर पे, ठीक है। वो क्या हो गया, एक तरीके से प्रॉक्सी तुम्हारे कहते हैं पेरेंट्स हो गए उस टाइम के लिए, कहते हैं जिस टाइम के लिए तुम वहाँ रह रहे हो, ठीक है। उसी तरीके से प्रॉक्सी सर्वर है, ठीक ठीक है। उसी बिहाफ पे कहते हैं ये क्या है, ये एक होस्ट है, ठीक है। एक दूसरे कंप्यूटर के बिहाफ पे ये क्या करता है, उस कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन मतलब एज अ कहते हैं उसकी कहते हैं कॉपी करके जो सर्विस प्रोवाइडर है उसे देता है, ठीक है। उसी को कहते हैं प्रॉक्सी सर्वर बोलते हैं। मतलब तुम्हारे जो गार्जियंस ने कवर किया है तुम्हारे पेरेंट्स बन के, उसी तरीके से कहते हैं प्रॉक्सी सर्वर होता है जो जैसे कंप्यूटर का जो डाटा होता है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। किसके बिहाफ पे, कंप्यूटर के बिहाफ पे क्लाइंट को, ठीक है। उसी को बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर। अब इसके बाद है ना कुछ पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट नंबर। मान लो कहते हैं कौन सा पोर्ट नंबर होगा, कहते हैं मान लो जो HTTPS का होता है, इसके नीचे लिख देता हूँ मैं, छोड़ते हैं, कहते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। क्लाउड कंप्यूटिंग तो सबने सुना ही होगा, जिसने नहीं सुना मैं बताता हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है, मान लो कहते हैं तुम गूगल फोटोज होती हैं उसके अंदर कहते हैं सेव कर देते हो, वो तुम्हारी कहते हैं मेमोरी के अंदर रैम और रोम के अंदर सेव नहीं होती, वो कहाँ सेव होती हैं, तुम्हारी ईमेल आईडी के अंदर सेव होती हैं। तुम बोलते हो मेरी आईडी के अंदर सेव है, ठीक है। जब तुम आईडी लॉगिन करते हो तो तुम्हें शो होती है, जैसे ही तुम आईडी लॉग आउट करते हो उस मोबाइल के अंदर शो नहीं होती है। अब वो कहाँ सेव है, तो वो तुम्हारी जीमेल के अंदर सेव है, और वो भी कहाँ पे, गूगल क्लाउड के अंदर सेव है। और वो भी कहाँ पे, जहाँ पे गूगल का हेडक्वार्टर होगा, जहाँ पे कहते हैं जो कंप्यूटर, जो गूगल का मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा, वहाँ पे वो डाटा सेव है, ठीक है। और तुम यहाँ से बैठे बैठे उस डाटा को एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। उसे बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तुम्हारी मेमोरी में ना सेव होके कहते हैं वो एक पर्टिकुलरली तुम्हें पता नहीं है कहाँ सेव है, बस जैसे ही तुम लॉगिन डालोगे कहते हैं तो आ जाएगी वो, इसीलिए उसे क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। तुम्हारी मोबाइल में कहते हैं ना होते हुए लोकल जो मेमोरी होती है, लोकल मेमोरी क्या होगी जो तुम्हारे हाथ में है, उसमें ना सेव होके वो एक कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी में सेव है, उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेमोरी इज लाइक कहते हैं कंप्यूटिंग क्लाउड मेमोरी होगी, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। समझ आया होगा जो मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इंटरनेट। क्या हो गया, इंटरनेट। इंटरनेट कराऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें कहते हैं WWW कराऊंगा, HTTP, HTML और FTP, FTP इतना ही कराऊंगा आज मैं, ठीक है। ये 3-4 टॉपिक हैं, जल्दी जल्दी करते हैं और ख़त्म करते हैं। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट तुम्हें ग्लोब से कनेक्ट करता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, तुम्हें पता ही होगा, रोज़ इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, जो इस वीडियो को देख रहे हो वो भी इंटरनेट की मदद से ही देख रहे हो। इंटरनेट इज ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स that use the standard TCP and IP। TCP और IP मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है। TCP और IP एड्रेस, ठीक है। और इसे नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब जो पहला इंटरनेट है वो कहाँ यूज हुआ था, वो सबको पता है, ARPANET, ARPANET। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब इसे एजेंसी नेटवर्क क्यों बोला जाता है, तो बेसिकली है ना,
जो पहला इंटरनेट है ना वो यूएस डिफेंस स्टेट, मतलब जैसे कहते हैं डिफेंस में अपनी यहाँ पे क्या इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वहाँ पे क्या होता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस होता है, उसके लिए ये बनाया गया था आर्मी के लिए बेसिकली, ठीक है। और ये कब आया था 1960 के अंदर पहली बार नेट आया था, ठीक है, पहली बार इस्तेमाल हुआ था। अब ये इंडिया के अंदर कब आया था, इंडिया के अंदर आया था तुम्हारा 1995 के अंदर, 1995। और पहला यूज़ किसने किया था, एनआईसी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है तुम्हारी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। और जो पहली बार इंडिया के लोगों को, आम पब्लिक के लिए कब नेट खोला गया था, तो इंडिया के अंदर बेसिकली नेट आया क्यों था, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में फास्ट कनेक्शन करने के लिए। सोचो कितनी लेट इंटरनेट आया अपने पास, 1960 के अंदर वर्ल्ड के पास आ गया था, लेकिन पब्लिक होने में भी, लेकिन इंडिया के पास कितना लेट आया 1995 के बाद, लगभग 35 साल के बाद। और लोगों ने, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये अच्छा किया था, जो पब्लिक है, इंडियन पब्लिक, उसके लिए 15 अगस्त को, मतलब दिन भी कौन सा चुना था, 15 अगस्त, पॉलिटिशियंस 15 अगस्त 1995 को लोगों के लिए नेट आ गया था, ठीक है, आम पब्लिक के लिए। किसने प्रोवाइड किया था, वीएसएनएल ने, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। अब आता है तुम्हारा www. जिसे तुम करते हो, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगी, वर्ल्ड वाइड नेट, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। अरे आजा पैन, ये कब आया था तुम्हारा ये आया था 1991 के अंदर। किसने इन्वेंट किया था इसे, बर्नर्स ली, ठीक है। ये किस लिए है www. ये है ना एक बेसिकली कहते हैं, ये एक रिसोर्स है। रिसोर्स क्यों है, एक तरीके से लिंक बनाता है यूजर और जो इंटरनेट है, ऑन द इंटरनेट, रिसोर्सेज और यूजर के बीच में। और एक किसका यूज करता है, HTTP का यूज करते हुए www. जो भी तुम लिखते हो www.ssc.nic.in, ठीक है। ये क्या बनाता है, एक कनेक्शन बनाता है, ठीक है, रिसोर्स और यूजर के बीच में, ठीक है। ये HTTP का यूज करके, ठीक है। अब तुम पूछोगे HTTP क्या है, HTTP इसकी फुल फॉर्म तो तुम्हें पता ही होगी, पता है कि नहीं पता है, फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और जो वो प्रोटोकॉल बताया ना, वो एक दूसरे प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये भी लेकिन एक प्रोटोकॉल है, लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर ये आएगा ना, तो कहते हैं TCP दिया होगा, तो ये ऑप्शन नहीं दिया होगा तुम्हें, HTTP, ठीक है। मतलब तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेगा वो, तुम्हें एग्जामिनर है, ठीक है क्या, ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है, जो तुम्हारे वेब ब्राउजर्स हो गए, जैसे कहते हैं वेब ब्राउजर कौन कौन से हो गए, क्रोम हो गया, गूगल क्रोम हो गया, इन सबको है ना, क्या करता है ये, तुम्हें पता है क्या करता है, ये इन सबको कहते हैं कनेक्ट करता है। जो भी तुम्हारे कहते हैं वेब ब्राउजर्स हो जाते हैं और जो वेब सर्वर होते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेट कराता है। मान लो तुम सोचते हो वेब ब्राउजर डायरेक्ट पहुंच जाए, डायरेक्ट क्यों नहीं सर्वर से कनेक्ट करता, नहीं, ये एक तरीके से कहते हैं प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अब वो बनाए हैं, जो कहते हैं जो भी होती है ना, जैसे तुम www. लिखते हो, HTTP प्रोटोकॉल के तहत जो वेब सर्वर होते हैं, वेब ब्राउज़र के बीच में जो कहते हैं कनेक्शन बनाते हैं, वो HTTP के तहत ही बनाते हैं, ठीक है। इसका काम ये होता है बेसिकली। अब तुमसे इसकी फुल फॉर्म ही पूछेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं FTP पे, HTML रह गया, HTML ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म तो तुम्हें पता ही होगी, पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब तुम मान लो क्या है, तुम्हें मैं इन चीज़ों को है ना सबको रिलेट कर दूंगा, अभी तुम्हें और अच्छा समझ में आ जाएगा। हाइपर
टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मान लो तुमने www.ssc.nic लिखा। www. क्या हो गया? तुम्हारा वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। वो क्या है? वो यूज़र और इंटरनेट के बीच में कनेक्शन बिठाने के लिए है। जब तुम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल के तहत जाओगे तो www.ssc.nic.com लिखा है। ये जो लिखा है ना तुमने, जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर लिखे होंगे, ठीक है, वो क्या करेगा? जो HTTP है वो किस लैंग्वेज को पढ़ेगा? वो HTML लैंग्वेज को पढ़ेगा। समझ में आया? मान लो कहते हैं इंटरनेट है, तुमने लिख दिया www. वो क्या करेगा? वो इंटरनेट से कनेक्ट कर देगा तुम्हें, लेकिन अब उसे इंटरनेट को ये नहीं पता ना तुम्हें जाना कहाँ है। तो HTML लैंग्वेज के अंदर जो कोडिंग करते हैं, जब तुम इस पूरी कोडिंग करना सीखोगे HTML के तहत लैंग्वेज के अंदर, ये अलग लैंग्वेज है मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, उस लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। वो HTTP के तहत प्रोटोकॉल सेट करता है, जिसके बाद जो HTTP है उसके अंदर जो वेब ब्राउज़र होता है और जो वेब सर्वर होता है, दोनों को कनेक्ट करता है। जहाँ भी तुम्हें जाना होता है वहाँ पहुँचाता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस सिंपली इनकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कहते हैं इनकी फुल फॉर्म क्या है और किस पे वर्क करते हैं। ये सारे इंटरनेट का पार्ट है। ठीक है, अब जाते हैं तुम्हारे FTP है, FTP, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये किस लिए यूज होता है? मान लो क्या है, तुम्हें एक दूसरे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करनी है, ठीक है, तो ये उस लिए यूज होता है, फाइल ट्रांसफरिंग के लिए कंप्यूटर से। और ये TCP पे बेस्ड वर्क करता है। मतलब इंटरनेट से मान लो क्या कहते हैं SSC के कंप्यूटर मेन फ्रेम के कंप्यूटर के अंदर एक फाइल डली हुई है, ठीक है, अब वो तुम्हें कहता है अपने सिस्टम में चाहिए। जब तुम और तुम्हारा कंप्यूटर उससे कनेक्ट करते हैं तो है ना, जो फाइल ट्रांसफ़र होती है वो कहते हैं FTP के तहत ही ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर तुम्हें इंटरनेट से कनेक्ट करनी है, डाउनलोड करनी है, तो जो कहते हैं FTPC के तहत तब भी होगी, लेकिन क्या कहते हैं जो उसका अंदर सेकेंडरी प्रोटोकॉल जो वर्क करेगा वो TCP के तहत बेस्ड जो होगा उसके तहत वर्क करेगा। ठीक है, ये हो गया इंटरनेट ख़त्म। ठीक है तुम्हारा, इसके बाद जो बचता है उसको अब हम कल करेंगे। मान लो कहते हैं जो जितनी भी तुम्हारी कहते हैं DOS अटैचमेंट होती है, डोमेन नेम सिस्टम हो गया, ORG हो गया, इन सब के वेब पेज और वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, एनालॉग और डिजिटल, ठीक है, ये सब मैं तुम्हें कल बताऊंगा। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक है, जैसे ऑप्टिकल कहते हैं फाइबर हो गई, उन सब के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मंडे को पढ़ेंगे बेसिकली, कल तो संडे है। ठीक है, होप तुम्हें अगर कहते हैं क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगर जो भी मिस्टेक होती है मुझसे तुम मुझे कमेंट में आराम से बताना। ऐसा नहीं है कि कहते हैं मेरे को सब कुछ आता है, ऐसे और मिस्टेक हुई होगी तुम आराम से बताना, उसे करेक्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, और कोई भी अगर कहते हैं तुम्हें लगता है कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए तो मुझे कमेंट में आराम से बताना। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, और पढ़ते रहना। वीक में अगर तुम कहते हैं पूरा सिलेबस कंप्यूटर ख़त्म करने के बाद एक बार 2-3 बार भी पढ़ लोगे ना, तुम्हारे 10 में से कहते हैं 7-8 नंबर नॉर्मल आ जाएंगे। इतना कहता है हुआ नहीं है कंप्यूटर। ठीक है, आराम से पढ़ना, कोई वो नहीं है, आराम से दिल्ली पुलिस वगैरह जितने भी एग्जाम होंगे जिसमें कंप्यूटर आएगा आराम से फोड़ के आओगे। ठीक है, मतलब कोई चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं, कहता तुम्हें लगेगा नहीं कहता तुमने सुना नहीं है। बस पेपर के अंदर यही होना चाहिए, कहते तुम्हें रिग्रेट नहीं होना चाहिए, कहते हैं मैं शायद उससे पढ़ा होता तो शायद ये हो जाता। कोई चीज़ छोड़ूंगा ही नहीं कंप्यूटर के अंदर सितंबर के लास्ट तक। उसके बाद मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कंप्यूटर के क्वेश्चंस की भी कि कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। ज़्यादा ज़्यादा कितने सेट होंगे? वो 19 सेट्स होंगे दिल्ली पुलिस के जो पिछली साल आए होंगे, और कंप्यूटर के CGL के 2 सेट होंगे, SSC BSF वगैरह जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके अंदर भी 2-3 सेट होंगे। ठीक है, मैं सब कुछ करा के भेजूंगा जब तक तुम्हारा पेपर होगा नवंबर तक। ठीक है, कंप्यूटर का तो स्पेशल। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी अगर मिस्टेक है तुम आराम से बताना, सर्वर कुछ नहीं है, ये तो सब सर सिर्फ नाम के लिए है। ठीक है, तुम्हारे लिए एज अ फ्रेंड हूँ।